आयुर्वेद यानी आयु का वेद यानी जीवन का वेद। मेरे हिसाब से तो जानकारी मुझे इतनी है कि आयुर्वेद इसे ही कहते हैं और जो मेडिसिन मिलती है वो होती है। लेकिन आज आयुर्वेद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर कमलकांत शर्मा, जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, साथ ही बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं। सर, राज समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत। नमस्कार सर। आयुर्वेद जब बात करते हैं ना सर की कुटी हुई दवाई, ये चीज़ें दिमाग में आती है। एक पुड़िया दे दी गई, वो ले लो, दूध के साथ लेनी है, आपको इस चीज़ को नहीं खाना है, अगर ये दवाई ले रहे हैं तो सर वही चीज़ दिमाग में आती है। बेसिकली आयुर्वेद है क्या सर? क्योंकि जब भी हम लोग जाते हैं ना तो कई डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका इलाज हमारे पास नहीं है, वो आयुर्वेद में है। देखिए, सामान्य व्यक्ति एक धारणा के आधार पर अपना विचार रखता है, अपना मंतव्य बनाता है। लेकिन शुरू में जैसे कि आपने कहा कि आयु का वेद, आयुर्वेद, तो आयु बोलते हैं जीवन को और वेद बोलते हैं ज्ञान को। तो आयुर्वेद प्राचीन काल में जीवन के ज्ञान को, जीवन से संबंधित शास्त्र को, जीवन को किस प्रकार से चलाना है, उसके ज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं, या हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं जीवन विज्ञान। और वही मेडिकल साइंस है, वो उसको अंग्रेजी में हम लोग इस तरह से कह देते हैं, जिसको हिंदी में आजकल आयुर्विज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं, आयुर्विज्ञान संस्थान। तो वो आयु का विज्ञान है, ये जबकि आयु का वेद है। वेद शब्द जो है वो थोड़ा शास्त्र सम्मत है और ऋषि मुनियों के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, या शाश्वत ज्ञान जो है जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसके सिद्धांतों को खंडित नहीं किया जा सकता है, उस ज्ञान को हम लोग वेद कहते हैं। तो ये एक जीवन विज्ञान है। और इस जीवन विज्ञान में आपने जैसे प्रश्न किया कि पूड़ी बना लेना, दूध के साथ, शहद के साथ ले लेना, या काढ़ा बना करके दवाई ले लेना, ये आयुर्वेद है। एक्चुअल में ये एक छोटा सा स्वरूप है कि हम लोग मेडिसिन को किस तरह से लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद जो है केवल दवाई तक सीमित नहीं है, वो आपको आपके पैदा होने से लेकर के आपके जीवन पर्यंत, यानी कि मैं यूँ कहें कि मृत्यु तक, जब तक व्यक्ति जीवित रहता, वृद्धावस्था तक, आपके एक एक क्षण की रक्षा करता और एक एक क्षण के बारे में बताता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको स्वस्थ शुरू से लेकर के अंत तक कैसे स्वस्थ रहना है, आपको लंबी आयु कैसे जीनी है। केवल लंबी आयु की बात नहीं करता आयुर्वेद, बल्कि ये भी कहता है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी लाइफ कैसे जीनी है, मतलब अच्छी क्वालिटी की लाइफ कैसे जीनी है, जिसको हम लोग हितायु के नाम से कहते हैं। आपको एक सुखायु कैसे जीवन यापन करना, माने सुखपूर्वक कैसे आपको जीवन यापन करना। तो ये सब चीज़ों को दीर्घायु के साथ हितायु और सुखायु की भी जो बात करता है वो आयुर्वेद है। इसलिए आप संक्षेप में इसको यदि आयुर्वेद को समझना चाहें तो आप ये समझें कि ऐसा विज्ञान, ऐसा वेद, ऐसा ज्ञान जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जो हमें अच्छा जीवन, सुखपूर्वक, हितपूर्वक जीवन जीने के साथ साथ लंबा जीवन जीने की कला सिखाता है, वह कला, वो विद्या, वो शास्त्र, वो आयुर्वेद है। सर, आप रजिस्ट्रार हैं, कितने आयुर्वेद के डॉक्टर हैं राजस्थान में? क्या लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है या कम हो रहा है सर? नहीं, आयुर्वेद में डॉक्टर्स में लगातार इजाफा हो रहा है। वर्तमान में आयुर्वेद मात्र से लगभग 13,000 डॉक्टर्स अभी सक्रिय रूप से रजिस्टर्ड है, जो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की चिकित्सा सेवाएं कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के स्तर से लगभग 5,000 पद हैं और 4,000 के आसपास इंस्टीट्यूट्स हैं और 4,000 के आसपास ही चिकित्सक वर्तमान में ऑन ड्यूटी या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। सारे मिलाकर के आयुर्वेद के क्षेत्र में करीबन 10,000 लोगों का एक स्कोप बनता है, जिसमें नर्स, कंपाउंडर और दूसरे लोग भी आते हैं। इसके अलावा
सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में संचालित है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में संचालित है और एक गवर्नमेंट कॉलेज मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में संचालित है। यहाँ पर सब जगह स्नातकोत्तर यानी पीजी का अध्ययन अध्यापन और रिसर्च वर्क भी चल रहा है। तो ऑल ओवर यदि आप देखते हैं तो राजस्थान में भारतवर्ष में सर्वाधिक आयुर्वेद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्वाधिक डॉक्टर्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की नहीं, मैं सरकारी सेवा के डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो लोग हैं। हालांकि महाराष्ट्र में करीबन 1 लाख डॉक्टर्स जो रजिस्टर्ड है आयुर्वेद के, लेकिन फिर भी राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और राजस्थान में आयुर्वेद की स्थिति अच्छी है। और ऑल ओवर यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो आयुर्वेद है वो केरल में है, सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड डॉक्टर्स है वो महाराष्ट्र में है और सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो राजस्थान में है। सर, एक जब आयुर्वेद की बात होती है तो एक छोटी सी आपसे बात पूछ रहा हूँ। आयुर्वेद बहुत धीमे काम करता है। अगर मेरे सर दर्द हुआ है सर, तो मैं सीधा एलोपैथी की तरफ भागूंगा। आयुर्वेद से तो सर बाद में तो पहले और उपचार करो यानी दर्द सहन करो। तो सर ये बेसिक प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आयुर्वेद धीरे काम करता है और अब की जो जनरेशन है, चलिए पहले सर आयुर्वेद था, एलोपैथी थी नहीं, लेकिन अब की जो जनरेशन है वो चाहती है कि सर फटाफट ठीक हो जाए। नहीं, आपने ठीक कहा कि हर आदमी ये चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं और कम समय में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। और आप ये कह रहे हैं कि भाई आयुर्वेद में इसका उपचार नहीं है, स्लो मूवमेंट है या स्लो उसका एक्ट होता है। थोड़ा सा इस बात पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि 2 तरह से चिकित्सा होती है, एक तो लाक्षणिक चिकित्सा होती है और एक जो है रोग को समाप्त करने वाली चिकित्सा होती है। सिर दर्द का कोई एक कारण नहीं है कि इस वजह से सिर दर्द हुआ, लेकिन जब आप ये मान लीजिए कि पानी गर्म हो रहा है या दूध गर्म हो रहा है, उसके ऊपर पानी आपने डाल दिया तो थोड़ी देर के लिए तो दूध की जो ताप है या दूध का जो उफान है वो कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में वापस हो जाएगा। लेकिन जब उसके नीचे से ईंधन को निकाल दिया जाएगा, उसकी आँच को निकाल दिया जाएगा तो स्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। हम लोग जब बात करते हैं कि हम लोग स्थायी रूप से लाभ मिलना चाहिए, तब आपको आयुर्वेद की तरफ देखना चाहिए। और यदि ठंडे पानी के छांटे दे रहे हो तो फिर आप दूसरी विषय पर बात कर सकते हो। ये सही है कि तुरंत लाभ नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम के साथ साथ आपको स्थायी लाभ मिलेगा और आप पूर्ण रूप से ठीक होगे। और वहाँ पर यदि आप जिस तरह की बात कर रहे हो वो अस्थायी रूप से आपको लाभ मिलेगा, तो ये थोड़ा सा हमें सोचने समझने का विषय है कि हम लोग किस प्रकार से अपना उपचार चाहते हैं। सर, शल्य चिकित्सा की बात होती है, आयुर्वेद में पहले शल्य चिकित्साएं होती थी, क्या अभी भी होती है? बिल्कुल, आयुर्वेद में आज भी शल्य चिकित्साएं हैं। अंतर थोड़ा सा जैसे पहले में और अब में ये आया है कि आयुर्वेद में 2-3 चीज़ों की शुरू से कमी रही। एक तो एनाल्जेसिक मेडिसिन नहीं रही, यानी कि जो बेहोश करने की जो दवाइयाँ थी तो वो उनका एनेस्थीसिया वगैरह उनका दबाव, तो ये एक मॉडर्न साइंस की एक उपलब्धि है कि वो एनेस्थीसिया दे करके व्यक्ति की पीड़ा को शांत करके या उसको एहसास नहीं हो, ध्यान नहीं रहे और उसका आराम से सर्जरी कर लेते हैं। एक थोड़ा सा ये था। दूसरे जो साइंस ने, विज्ञान ने जो प्रगति करी है उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट हमको दिए हैं और साथ साथ कुछ ऐसी तकनीक भी आई है, लेकिन प्रोसेस वही है। जैसे सुश्रुत ने जितने सर्जरी के जो यंत्र शस्त्र बताए, वही लगभग यंत्र शस्त्र आज भी काम कर रहे हैं। प्रोसेस में भी वैसा का वैसा ही है, लेकिन जैसे पहले खुली आँखों से देखने का एक सिस्टम था, आज माइक्रोस्कोप और अन्य विभिन्न प्रकार के यंत्र प्राप्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उनकी सहायता से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आज भी आयुर्वेद में, आयुर्वेद के सही तरीके से यदि सर्जरी करते हैं तो सर्जरी है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर सर्जरी हो रही है, जिसमें एनोरेक्टल डिजीज़ के लिए आयुर्वेद की जो सर्जरी आज फेमस है, जिसको हम लोग क्षारसूत्र चिकित्सा के नाम से जानते हैं, और स्थायी रूप से लाभप्रद है, कम खर्च में अच्छा उपचार होता है
और रिकरेंस के यानी कि दोबारा रोग होने के चांस बहुत कम है। तो उस दृष्टि से वहाँ पर आयुर्वेद अभी भी सार्थक है और वहाँ पर उस तरह की सर्जरी करते हैं। वैसे तो बहुत सारी सर्जरियाँ अब वैसे की जा रही सर्जरी, लेकिन एनोरेक्टल डिजीज़ में जो क्षार सूत्र के माध्यम से जो शल्य है वो प्रभावी है। सर आपकी आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं ना, गरीब आदमी के तो मतलब क्या बताएं, काफ़ी भार है, आदमी खरीद ही नहीं सकता। अगर हकीकत तो यही है सर, क्योंकि और दूसरा सर एक चीज़ और होती है, महंगी तो है ही है, साथ ही ये कैसे पता है सर ये दवाई सही है, क्योंकि कई केसेस आए हैं कहते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये हैं, बाद में पता लगता है कि ये काम की चीज़ें नहीं हैं। विश्वास तो फलदायक होता है ना सर, विश्वास कैसे करें कि ये जो जड़ी बूटी हम पसारी से लेके आ रहे हैं, ये जड़ी बूटी हम डॉक्टर से लेके आ रहे हैं, ये सही है या गलत है? ये आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और आज के इस दौर में सही और गलत का निर्णय करना एक बड़ी महाभारत है। और ये भी मुझे कहने में संकोच नहीं है कि अभी जो समाज में चल रहा है वो बहुत सारी चीज़ ऐसी भी है कि जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो रही है। लेकिन दो चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी होगी। एक तो ये कि जैसे एक तो आपने दो प्रश्न करे, एक तो बहुत महंगी बहुत है, तो आयुर्वेद की चिकित्सा सबसे ज़्यादा सस्ती भी है और सबसे ज़्यादा महंगी भी है। जैसे ये एक चिकित्सक पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को उसको क्या चिकित्सा करनी है। जैसे बताता हूँ आपको कि सस्ती चिकित्सा पर जाइए आप कहीं पर भी बैठे हैं और आपके पास कोई रोगी निकल करके आ जाता है और उसको जैसे मान लीजिए कोई पीड़ा है, तो हमारे आसपास, हमारे घर में, रसोई में, आसपास जो भी कोई औषधि, यदि चिकित्सक को नॉलेज है तो वहाँ से कोई न कोई औषधि वो ढूंढ सकता है और उनसे आपका उपचार कर सकता है। जितने भी जैसे हमारे आसपास, जैसे आप बताओ, एक छोटी छोटी बातें हैं, हार श्रृंगार होता है, आप कहते हैं साहब मेरे घुटनों में दर्द है, जॉइंट्स में पेन रहता है, तो हार श्रृंगार के 5 पत्तों को कूट करके आप उसका काढ़ा बना करके आप रोज़ आधा कप 1 कप पानी में उसको लीजिए, तो आपके जो जॉइंट्स में पेन है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। यानी हार श्रृंगार के 5 पत्ते भी सर काम करते हैं? हाँ, तो ऐसे केवल हार श्रृंगार की बात नहीं है। जैसे निर्गुंडी के पत्ते आते हैं जिसको समाड़ू बोलते हैं, तो समालू को कूट पीस करके उसका लेप बना करके थोड़ा सा उसको गर्म करके आप पाँव पर जहाँ पर दर्द है वहाँ पर लेप कीजिए, उससे आराम मिल जाता है। जैसे एरंडी के पत्ते हैं तो एरंडी के पत्तों को गर्म करके आप बांध लीजिए तो उससे आराम मिल जाता है। जैसे एलोवेरा है, गंवार पाठा जैसे है, तो आधा चम्मच या आप कच्चा रोज़ खाएं तो आपके अल्सर, एसिडिटी में आपको लाभ मिलता है, मेंसिस वगैरह को ठीक करता है। तो ये छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ हमारे आसपास उगती है, जिनका सही उपयोग यदि करें और सही उपयोग करवाया जाए तो एक तरह से वो फ्री इलाज भी है, बिना पैसे के इलाज आपको मिल जाता है। तो आप नहीं कह सकते हो कि आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत महंगी है या बहुत हर आदमी इलाज नहीं करवा सकता है। हाँ, लेकिन यदि कोई पैसे वाला व्यक्ति है, एक आयुर्वेदाचार्य लिख देता है कि पंचकर्म करवाना है, तो सर एक सिटिंग का मिनिमम 2000 रुपया लगता है। सर मैं हाँ नहीं ठीक नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये देखिए, हर आप राजा महाराजा है, आप करोड़पति है, तो आप पंचकर्म भी करवाइए। आप पंचकर्म भी 2 तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, आप फ्री में भी करवा सकते हैं और पैसे में भी करवा सकते हैं। आज पंचकर्म की जो स्थिति है वो लग्जरियस होटल्स में पंचकर्म होता है सर। तो आप होटल्स में जाकर के पंचकर्म करवाएंगे तो आपके चार्जेज निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। और पंचकर्म या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भी होता है जहाँ फ्री हो रहा है, जैसे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में भी हो रहा है जहाँ पर आपके कोई चार्जेज नहीं है। इसके अलावा भी कुछ दूसरे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है जहाँ पर फ्री में भी हो रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी आयुर्वेद में जो बहुत कॉस्टली है, लेकिन अधिकांश औषधि ऐसी है जो उनकी कीमत बहुत कम है। ये चिकित्सक पर निर्भर करता है कि वो उस ट्रीटमेंट को कितना सस्ता या कितना महंगा बना देता है। सर मेरे एक दोस्त का ब्रदर है, नीट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आयुर्वेद की तरफ भाग आया। हाँ, इस बार 25 लाख बच्चे बैठे हैं सर। बिल्कुल। आने कितने हैं सर? 50,000? हाँ,
इतने मान लीजिए, हाँ लगभग इतना है, 1 लाख मान लीजिए, 50,000 मान लीजिए, 50,000। 50,000। सर और बच्चे क्या करें सर? अब देखिए, वैसे तो ये बड़ा प्रश्न है, और वर्तमान दौर में जिस प्रकार से लोगों का मेडिकल के प्रति रुझान बढ़ा है, आज से 5-10 साल पहले इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा रुझान था, लेकिन अब वहाँ पर स्थिति ख़राब हो रही है और अब मेडिकल की तरफ रुझान बढ़ा है। लेकिन मेडिकल में भी जो सीमाएं हैं वो कम है, इतने लोगों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है। लोगों की सेकंड चॉइस आयुर्वेद होती है, लेकिन उनमें भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आयुर्वेद से डरते हैं कि आयुर्वेद हमारे समझ में नहीं आएगा, आयुर्वेद संस्कृत में चलता है, उसकी लैंग्वेज संस्कृत है और संस्कृत हमें आती नहीं है। हाँ सर, संस्कृत आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं ना संस्कृत? हाँ, मैं पढ़ाता हूँ। मैंने देखा कि आपके कुछ वीडियोस वगैरह देखे थे, आप संस्कृत पढ़ा रहे थे। हाँ जी, अरे तो ये जो बच्चों के दिमाग में है, अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मैं भी जैसे आपने कहा कि पढ़ाते हैं, तो मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को देखता हूँ, तो कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, और कुछ बच्चे जिनका मन आधा अधूरा रहता है, उनका मन कहीं न कहीं फिर भी नीट में फंसा रहता है, मेडिकल में फंसा रहता है। जो बच्चे रुचि से नहीं पढ़ते हैं तो वो फिर आधे अधूरे से रह जाते हैं। लेकिन जो स्कोप की बात करें कि कुछ बच्चे जिनका मन है, जो वास्तव में ये सोचते हैं कि सेकंड ऑप्शन न मान करके उसको फर्स्ट ऑप्शन माने कि मुझे आयुर्वेद पढ़ना है और आयुर्वेद में कुछ अच्छा करना है, तो आयुर्वेद में स्कोप ख़राब नहीं है, आयुर्वेद का स्कोप बहुत अच्छा है। और जिस तरह इसका जो वातावरण चल रहा है, उस हिसाब से आयुर्वेद की इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है। और आप देखिए कि धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स का जो यूज़ हो रहा है जिस तरह से, तो आने वाले समय में ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस होगी, इनका असर ख़त्म हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में अधिकांश लोगों को अन्य पैथियों की तरफ जाना पड़ेगा, और अन्य पैथियों में सबसे ज़्यादा प्रभावी कहीं कोई पैथी है या रहेगी तो आयुर्वेद रहेगी, और इसलिए आयुर्वेद का स्कोप निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाला। तो बच्चों के लिए मेरा ये कि यदि मन से आते हैं आयुर्वेद में तो अच्छा करेंगे, और यदि दबाव से, घर वालों के डर से, या कोई समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ऐसा सोच करके आते हैं, तो उन बच्चों को नहीं आना चाहिए। पूरा मन बना करके आयुर्वेद में आना चाहिए, और मन बना करके आयुर्वेद पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। यानी अगर आप मन बना के आयुर्वेद पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि 25 लाख जो बच्चे बैठे हैं नीट में वो सारे सफल हो जाएं। सीटें तो कुछ ही हैं भाई, कुछ ही सीटों पे एडमिशन होता होगा, बिल्कुल। और पूरे इंडिया के लिए होता है सर। 25 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं। अब 5 सीटें होती होंगी 1 लाख, 1 लाख में से सर 60 या 70 हज़ार स्टूडेंट्स निकलते होंगे डॉक्टर। बिल्कुल। इतने निकलते हैं हर साल? हाँ, इतने निकलते हैं लगभग, है ना। और बाद में 20-30 हज़ार सर बाहर से आ जाते होंगे। नहीं, ज़्यादा बाहर से, जितने यहाँ से बच्चे MBBS कर रहे हैं उससे दुगने बच्चे बाहर से MBBS कर रहे हैं लगभग। आज की तारीख में बहुत सारी कंट्रीज़ से लोग MBBS कर रहे हैं और वहाँ से करके आ भी रहे हैं। तो इसलिए MBBS करने वालों की संख्या भी दिनों दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए जो MBBS के मुझे ऐसा लगता है ऐसे हो जाएगा जैसे पहले MBO का एक चलन चला था, MBA हाँ, कर लो। हाँ। गली गली में MBA हो गया था सर। हाँ, वो स्थिति धीरे धीरे बन रही भी सर कईयों की नहीं लगी, वो स्थिति बन रही है, और वर्तमान में MBBS की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है निश्चित रूप से, और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि सर एक आदमी के पीछे एक डॉक्टर हो जाए। हाँ, नहीं, खैर ऐसा नहीं है। हालांकि अभी भी ज़रूरत है डॉक्टर्स की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो डिमांड पहले थी वो आज डिमांड नहीं है। सर सरकार क्या कर रही है आयुर्वेद के लिए, आपकी राजस्थान सरकार? हाँ, राजस्थान सरकार अच्छा कर रही है, और अभी जैसे मान लीजिए कि हमारे कॉलेज में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, कुछ इंस्टीट्यूट में PG के चालू हुई है, और कुछ नए इनोवेशंस भी चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी में भी काम हो रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में रिसर्च वर्क काफ़ी बड़ा है, और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया है। तो ऑल ओवर राजस्थान में आयुर्वेद का अच्छा चल रहा है, और गवर्नमेंट का अच्छा रुझान है, अच्छा करने के बारे में विचार रखते हैं। अब देखिए, अभी तो शुरुआत है, आगे और अच्छा होगा निश्चित रूप से। सर मैं तो ये कोशिश करूँगा कि आयुर्वेद के बारे में
जितने लोगों ने आपसे जानकारी ली और भी आगे आपसे जानकारी लेता रहूं। आशा सर आप और जानकारियां देंगे। बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर, समय समय पर जब याद करेंगे हम लोग बात करेंगे आयुर्वेद पर। निश्चित रूप से आयुर्वेद की उपादेयता, आयुर्वेद का स्कोप या आयुर्वेद से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित बातें, रोग और उसका निवारण कैसे हो, रोग कैसे, कई सारी बातें हैं। आयुर्वेद बहुत अथाह समुद्र है, बहुत सारी बातें हैं आयुर्वेद को। निश्चित रूप से मेरा एक संदेश ये है कि आयुर्वेद को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में नहीं देखें, बल्कि लोगों को आयुर्वेद पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, और उससे ज़्यादा चिकित्सा पद्धति से ज़्यादा लोगों को ये सोचना चाहिए कि आयुर्वेद एक स्वास्थ्य विज्ञान है, कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। तो स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को ज़्यादा प्रयास सर आप एक सूत्र बताते हैं, कौन सा है वो मैं चाहूँगा कि हाँ, जो सुन रहे हैं वो भी सुने। बिल्कुल। देखिए आयुर्वेद में जैसे बहुत सारी बातें अलग अलग विषयों पर अलग अलग कही, लेकिन फिर भी आचार्यों ने कई बार उनको कंक्लूड किया, संक्षिप्तीकरण किया, उनको सारांश रूप में भी रखा। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत अच्छी, आचार्य चरक जो कहते हैं कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए शॉर्ट में आप बताइए साहब क्या करना चाहिए। हाँ वही। तो उनको, हालांकि उनकी व्याख्या करें तो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन देखो उन्होंने कितना संक्षिप्त करके लिखा। उन्होंने लिखा कि नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये सुसक्त दाता सम सत्य पर क्षमावान आप तो पसेवी च भवत्य रोग। कि ऐसा व्यक्ति हमेशा अरोग रहता है, निरोग रहता है। कौन सा व्यक्ति? नंबर 1, नरो हिताहार विहार से भी, जो व्यक्ति हमेशा हित आहार करता है और हित कर विहार करता है। आहार में जैसे बहुत सारी चीज़ें, आहार का एक अलग सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी चर्चा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हित जो आपके बॉडी के लिए, आपके मन के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपके इंद्रिय के लिए जो लाभदायक हो, तो वो भोजन आप करते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसी तरह से विहार में आप कब उठते हो, कब क्या करते हो, कब सोते हो, क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो, वो सब चीज़ें आपकी हितप्रद होनी चाहिए, आपके लिए नुकसानप्रद नहीं होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ मैं, कि आप धूप में निकल करके आ रहे हो और पसीने आ रहे हो और फ्रिज में से उठा करके पानी पी रहे हो, तो ये आपका जो आना और पानी पीना ठंडा ठंडा, ये अहित कर विहार हो गया। तो ये आपके लिए निश्चित रूप से नुकसानप्रद। कई बार हम लोग इन चीज़ों को जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं, उनको उपयोग नहीं करते। अभी गर्मी का मौसम है, आप धूप से आएँ तो सीधा आकर के पहले पसीना सुखाएं, यस, कुछ देर बैठें, उसके बाद एकदम ठंडा पानी ना पिएं। फ्रिज का पानी नहीं पिए, नॉर्मल पानी। फ्रिज का पानी ना पिए तो ज़्यादा बढ़िया है, और घड़े से बढ़िया कोई साधन नहीं। हाँ बिल्कुल, घड़े का पानी पिए। घड़े का पानी पिए। तो इसको अपन आगे थोड़ा पूरा कर लेते हैं एक बार। ठीक है सर। नरोहितार विहार से भी समीक्षकारी। समीक्षकारी का मतलब है कि कोई भी आप जब काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसकी समीक्षा कर लें कि ये सही है या गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, उसका परिणाम क्या होगा। राइट। विषय सुसक्त है, यानी किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी भोग विलास में आप असक्त रहे। असक्त का मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे, उसके प्रति आप उसके गुलाम नहीं बने, मतलब किस चीज़ के। तो विषयों में खाने पीने से लेकर के सारे, हमारी सारी जो 10 इंद्रियां हैं उनके अपने अपने सब्जेक्ट हैं। वो सब्जेक्ट का यूज़ तो होना चाहिए लेकिन अति उपयोग नहीं होना चाहिए। विशेष हो सकता दाता, और हर व्यक्ति को दाता होना चाहिए। दाता का मतलब है कि कुछ देने की इच्छा रहनी चाहिए, उसको लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति देने की इच्छा रहता है ना, उसके सेरोटिन हार्मोन उसका बढ़ा हुआ रहता है, और सेरोटिन हार्मोन जो होता है वो खुशी का हार्मोन है। तो वो व्यक्ति अपने आप ऑटोमेटिकली खुश रहेगा, और जो लेने की भावना रखता है वो हमेशा दुखी रहेगा आदमी, उसको वो कभी सुखी नहीं। आप देखिए किसी को, जब आप मांगते किसी से तो आपके चेहरे के भाव देखिए, और जब आप दे रहे होते तब आप चेहरे के भाव देखिए, दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। तो जो देने का भाव रखता है वो अपनी उसकी उम्र बढ़ जाती है। दाता समह, समय का मतलब आप बैलेंस रहिए, बहुत ज़्यादा दुखी मत हो, बहुत ज़्यादा खुश मत हो, बहुत ज़्यादा उछल कूद मत करो, बहुत ज़्यादा आप निराश मत हो। ये सारी आप बैलेंस रखिए। गीता जी में, भगवत गीता में तो सारी समत्वम योग उच्चते ऐसे कह करके उन्होंने बहुत बड़ी व्याख्या कर दी। तो समय सत्य पर, एक सत्य का आचरण करो, आप सही बोलो, सही आचरण करो, तो सांच को आँच नहीं, कभी आपको डर नहीं रहेगा, आराम से चैन की नींद लेकर के आप सोओगे।
और झूठ के बल पर चलोगे तो निश्चित रूप से आपको कष्ट होगा और आपको रात को नींद नहीं आ सकती। सत्य पर क्षमावान, फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ और माफ़ करो, ये सिद्धांत यदि आप रखते हो तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और जब आप बदले की भावना से रखेंगे, कि प्रतिशोध की भावना रखेंगे, तो आपका मन, आपकी आत्मा आपको कचोटती रहेगी, आपको सारे दिन और रात आपको कष्ट देती रहेगी। इसलिए आपको क्षमावान होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात और सबसे छोटी सी बात कि आपको यदि स्वस्थ रहना है तो आप्तोप सेवी होना चाहिए। आप्तोप सेवी का मतलब होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को सुनना चाहिए जिसके पास ज्ञान हो। तो उस ज्ञानवान व्यक्ति के साथ रहने मात्र से आपकी कुछ हैबिट्स, आपकी कुछ बातें, आपको कुछ ऐसे चीज़ें सुनने देखने को मिलेगी। और आप गलत करोगे तो वहाँ से कुछ आपको टोकने वाला भी कोई मिलेगा कि आपको गलत कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो वो आपको बचा देगा, आपका तारणहार बन जाएगा। तो आप तो सेवी च भवत्य रोग है, तो वो व्यक्ति बोले स्वस्थ रहता है, वो कभी रोगी नहीं होता है। तो अब इनकी जब एक एक की व्याख्या करें तो बड़ी होती है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इन विषयों को यदि हम लोग सेवन करें, इनका ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से हम जीवन में सुखी के साथ साथ स्वस्थ भी रह सकते हैं। चलिए सर, मुझे लगता है कि जो लोग सुन रहे हैं वो आपकी बात समझेंगे और उस पर गौर करेंगे। आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।